गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आर्या एकेडमी में आप सबको वार्म वेलकम करता हूं। और आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है वर्नर थ्योरी। और वर्नर थ्योरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है और इससे सवाल बहुत अच्छे फ्रेम किए जाते हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट सवाल इससे पूछा जाता है और लॉजिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर वर्नर थ्योरी। और वर्नर थ्योरी पढ़ने से पहले मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा, आपका एग्ज़ाम होने वाला है जेईई मेंस का, फिर मई में नीट का एग्ज़ाम होने वाला है। उसको देखते हुए हर तरह के कॉन्सेप्ट, हर तरह के वीडियोस को हम लोग बना रहे हैं और आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आइए हम लोग देर ना करते हुए शुरू करते हैं। पहला, वर्नर थ्योरी। देखिए, वर्नर थ्योरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरी माना जाता है। यहीं से कहा जाता है कि यहाँ से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की शुरुआत होती है और ये दिया गया था 1893 में, ठीक है, वर्नर के द्वारा। ठीक है, वर्नर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर काफ़ी सारा काम किया। 1893 की बात है और उस समय उन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दिया था किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में, ठीक है, उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में, उनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ठीक है, वो सारा कुछ आज हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इस थ्योरी के हिसाब से ये कहा गया कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, ठीक है, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, देखो उसके अंदर जो सेंट्रल मेटल एटम होते हैं उनके दो तरह के वैलेंसीज होते हैं। ठीक है, पहला जो वैलेंसीज होता है, पहला जो वैलेंसी होता है उसको प्राइमरी कहते हैं, प्राइमरी वैलेंसी बोला जाता है। और दूसरा जो वैलेंसी होता है वो सेकेंडरी वैलेंसी होता है। ठीक है, हम लोग अभी तक एक ही वैलेंसी पढ़ रहे थे, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट, है ना, उसको हम वैलेंसी बोल रहे थे। वो सिंपल आयनिक कंपाउंड्स के अंदर हम पढ़ते हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर पढ़ते हैं। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको दो तरह के वैलेंसीज को स्टडी करना है। अब ये दो तरह का वैलेंसी है क्या, और हम कैसे पहचानेंगे कि किन में, किस तरह के कंपाउंड में कौन से वैलेंसी है। ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर वर्नर थ्योरी को स्टडी करते हैं। तो देखिए, वर्नर के हिसाब से दो तरह के वैलेंसी हो गए। पहला आपका हो गया प्राइमरी वैलेंसी और दूसरा हो गया सेकेंडरी वैलेंसी। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दे रहा हूँ। जैसे देखो, जैसे हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, सपोज करो हमने एक कॉम्प्लेक्स ले लिया FeNH3 का होल 5 Cl और बाहर में हमने Cl2 लगा दिया। ठीक है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि आप इस कंपाउंड के अंदर आप ये बताइए कि प्राइमरी वैलेंसी कौन सा है और सेकेंडरी वैलेंसी कौन सा है। सिंपल सा क्वेश्चन आपको दिया है और आपको ये पूछ रहा है प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी क्या है। तो अगर हमारे पास नॉलेज नहीं होगा तो शायद हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन जब हम वर्नर थ्योरी को पढ़ लेते हैं और उसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। तो देखो, सबसे पहले समझिएगा कि प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है। तो प्राइमरी वैलेंसी जो होता है ना, वो ऑक्सीडेशन नंबर होता है सेंट्रल मेटल एटम का। ठीक है, हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इस Fe का निकालते हैं। दिस इज योर सेंट्रल मेटल एटम, जो कि एक ट्रांजिशन एलिमेंट्स का होता है। ठीक है, यहाँ पे एक ट्रांजिशन एलिमेंट होता है और ये सारे के सारे लिगेंड्स होते हैं। NH3 आपके लिगेंड्स हैं जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं Fe के वैकेंट d ऑर्बिटल में। यहाँ क्लोरीन भी एक लिगेंड का काम कर रहा है, एक क्लोरीन लिगेंड का काम कर रहा है और बाकी दो क्लोरीन जो है वो आयनाइजेशन स्फेयर में। तो यहाँ पे जो बाहर में क्लोरीन है, दिस क्लोरीन इज द पार्ट ऑफ आयनाइजेशन स्फेयर एंड दिस इज योर कोऑर्डिनेशन स्फेयर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वही प्राइमरी वैलेंसी होता है। तो जैसे यहाँ पे आप अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। ऑक्सीडेशन नंबर को कौन कौन सेटिस्फाई कर रहा है, तो चूंकि NH3 आपका न्यूट्रल लिगैंड होता है तो इसका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा उसके ऑक्सीडेशन नंबर में। Cl का कंट्रीब्यूशन होगा, यहाँ जो Cl है उसके ऊपर -1 चार्ज होता है और यहाँ पे -1 है। लेकिन कोऑर्डिनेशन स्फेयर के बाहर में दो क्लोरीन है तो दो क्लोरीन कंट्रीब्यूट करेगा 2 और यहाँ पे एक क्लोरीन जो लिगैंड का काम कर रहा है उसने एक माइनस को कंट्रीब्यूट किया, तो टोटल यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास जो Fe का जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो आएगा 3 +3 आएगा। ठीक है ना, तो ये आपका क्या हो गया, प्राइमरी वैलेंसी हो गया। तो देखो, प्राइमरी वैलेंसी को किसने सेटिस्फाई किया, तो प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई किया आयोनाइजेशन पार्ट में, जो आपका आयोनाइजेबल पार्ट है, आयोनाइजेशन स्फेयर में जो आयोनाइजेबल पार्ट है, जैसे Cl2, इसको जब आप आयोनाइज करेंगे तो यहाँ पे 2Cl- आपको ऑब्टेंड होगा। तो ये जो आपका 2Cl- जो ऑब्टेंड हुआ है, इसका कंट्रीब्यूशन था आपके प्राइमरी वैलेंसी में। ठीक है, दूसरा कंट्रीब्यूशन किसका था, जो लिगैंड है आपका Cl-,
इसका मतलब कि जो नेगेटिव चार्ज है वो रिस्पॉन्सिबल है सेंट्रल मेटल एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालने में, ठीक है। तो सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो हमें दोनों तरह के स्फेयर, दोनों तरह का स्फेयर, जैसे कोऑर्डिनेशन स्फेयर के अंदर जो हमारा निगेटिव लिगैंड है उसका भी कंट्रीब्यूशन लेते हैं, और जो आयनाइजेशन स्फेयर में हमारे पास प्रेजेंट है, आयनाइजेबल पार्ट प्रेजेंट है, उसका भी कंट्रीब्यूशन लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ को आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो प्राइमरी वैलेंसी होता है वो आयनाइजेबल पार्ट का कंट्रीब्यूशन उसका होता है, ठीक है, उसके ऑक्सीडेशन नंबर में इसका कंट्रीब्यूशन होगा जो आयनाइजेबल पार्ट है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो प्राइमरी वैलेंसी होता है दैट इज आयनाइजेबल पार्ट। प्राइमरी वैलेंसी हमेशा याद रखिएगा कि जो भी प्राइमरी वैलेंसी होगा, ठीक है, उसमें उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी का मतलब सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर होता है, और उस ऑक्सीडेशन नंबर को सेटिस्फाई करता है आयनाइजेबल पार्ट। तो आयनाइजेबल पार्ट यहाँ Cl हो सकता है, आयनाइजेबल पार्ट यहाँ पे SO4 माइनस माइनस हो सकता है। तो आयनाइजेबल पार्ट आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि प्राइमरी वैलेंसी सिर्फ आयनाइजेबल पार्ट की वजह से होता है, नहीं। कोऑर्डिनेशन स्फेयर के अंदर भी जो नेगेटिव चार्ज होते हैं, नेगेटिव लिगेंड्स होते हैं, उनका भी कंट्रीब्यूशन होता है प्राइमरी वैलेंसी में, है ना। तो सही क्या है, तो प्राइमरी वैलेंसी में याद रखेंगे आयनाइजेबल पार्ट का भी कंट्रीब्यूशन है, और जो कोऑर्डिनेशन स्फेयर के अंदर जो नेगेटिव लिगैंड है उसका भी कंट्रीब्यूशन है, और वो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर का काम करता है। दूसरी चीज़, अब हम बात करते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। तो सेकेंडरी वैलेंसी याद रखेंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है सेंट्रल मेटल एटम का वो इसका सेकेंडरी वैलेंसी होता है। तो देखिए जो सेकेंडरी वैलेंसी होता है वो सिर्फ लिगैंड्स के वजह से होता है। आपका लिगैंड चाहे नेगेटिव हो, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, लिगैंड चाहे वो नेगेटिव हो जाए, लिगैंड चाहे न्यूट्रल हो जाए, ठीक है, या लिगैंड आपका पॉजिटिव हो जाए, ठीक है। तो कोई भी लिगैंड होगा यहाँ पे याद रखेंगे, तो नंबर ऑफ लिगैंड के बेस पे हम कोऑर्डिनेशन नंबर डिसाइड करते हैं, और वो कोऑर्डिनेशन नंबर सेकेंडरी वैलेंसी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करें। अब देखिए प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी को यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है और इसको ग्रुप में डिवाइड किया गया। प्राइमरी वैलेंसी ये ऑक्सीडेशन नंबर को इंडिकेट करता है, सेकेंडरी वैलेंसी सिंपली कोऑर्डिनेशन नंबर को इंडिकेट करता है। याद रखेंगे कि प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव चार्ज इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। याद रखिएगा कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमारा है तो उसमें जो भी नेगेटिव पार्ट है, चाहे नेगेटिव लिगैंड हो जाए, चाहे नेगेटिव लिगैंड हो जाए, ठीक है, चाहे आपका नेगेटिवली आयोनाइजेशन या आयोनाइजेबल पार्ट हो जाए, आयोनाइजेबल पार्ट हो जाए, ठीक है, ये प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है, यानी इनके बेस पे हम प्राइमरी वैलेंसी फाइंड करते हैं। तो याद रखिएगा नेगेटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स में जो भी है उसका कंट्रीब्यूशन होता है प्राइमरी वैलेंसी में। दूसरा यहाँ पे देखो, सेटिस्फाई बाय सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय बोथ न्यूट्रल नेगेटिव एंड पॉजिटिव स्पीशीज इन द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। स्पीशीज कहने का मतलब होता है कि जो लिगैंड्स है, ठीक है। तो सेकेंडरी वैलेंसी बेसिकली जो होता है लिगैंड का कंट्रीब्यूशन होता है वहाँ पे, ठीक है। लिगैंड्स हमारा नेगेटिव भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो जो भी कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो उसका सेकेंडरी वैलेंसी होता है। देखिए अब यहाँ पे हम बात करें प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी को, तो मैंने बताया कि जो प्राइमरी वैलेंसी होता है उसमें जो आयनाइजेबल पार्ट होता है उसका कंट्रीब्यूशन इस प्राइमरी वैलेंसी के अंदर होता है। तो आयनाइजेबल पार्ट ऑलवेज प्रेजेंट इन द आयनाइजेशन स्फेयर। जैसे यहाँ पे देखो एक कॉम्प्लेक्स मैंने यहाँ दिया है और इसमें Cl2 क्या कहाँ पे है, ये आयनाइजेबल पार्ट है, ठीक है। Ip मीन्स आयनाइजेबल पार्ट। तो Cl आपका आयनाइज हो जाएगा 2Cl माइनस में, और ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स होगा इसके ऊपर 2+ चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा कॉम्प्लेक्स हुआ, ये हमारा पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स हो गया। दिस इज योर पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स, एंड the oxidation number of Fe is +3, that is contributed by this negative ligand which is present inside the coordination sphere and the ionizable part, that is 2Cl minus। तो 2Cl minus का भी कंट्रीब्यूशन है। दूसरी तरफ यहाँ जो सेकेंडरी वैलेंसी होता है उसको समझना है। सेकेंडरी वैलेंसी कहने का मतलब कि जो भी लिगैंड है, यहाँ पे देखो आप H2O है आपके पास, ठीक है, यहाँ पे 3H2O है, मतलब 3 डोनर साइट है यहाँ से, और 3 क्लोरीन है, यानी कि तीनों क्लोरीन एक एक पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, यानी कि यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, यानी कि टोटल जो साइट होगा वो 6 साइट हो जाएगा, और 6 साइट से इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया जाएगा,
ठीक है ना। तो Fe को 6 साइड से इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो ये देखो, ये जो Cl है ना, Cl यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, वो Cl क्या है, तो वो Cl समझना है। ये जो Cl है ना, ये प्राइमरी सेकेंडरी दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ये प्रेजेंट है, यानी ये नेगेटिव लिगैंड है, और एक लिगैंड का भी काम कर रहा है, यानी कि सेकेंडरी वैलेंसी का भी काम कर रहा है, और साथ में नेगेटिव चार्ज इसके ऑक्सीडेशन नंबर को भी सेटिस्फाई कर रहा है। दैट्स वाई कि यहाँ पे ये प्राइमरी वैलेंसी का भी काम कर रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया है। Fe का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो यहाँ पे 6 है। आप देख सकते हो कि 6 डोनर साइट है, जितने डोनर साइट्स होते हैं वो उसका डेंसिटी होगा। फिर यहाँ देखिए, इट इज़ नॉन डायरेक्शनल। याद रखेंगे कि जो प्राइमरी वैलेंसी होता है ये डायरेक्शन डिसाइड नहीं करता है उस कॉम्प्लेक्स का, लेकिन जो सेकेंडरी वैलेंसी होता है वो किसी भी कॉम्प्लेक्स का डायरेक्शन डिसाइड करता है, यानी उसका ज्योमेट्री डिसाइड करता है ना। इट इज़ सेटिस्फाइड ओनली बाय नेगेटिव लिगैंड। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो भी नेगेटिव लिगैंड होता है वो सेटिस्फाई करता है प्राइमरी वैलेंसी को, लेकिन ये जो सेटिस्फाई करता है, यहाँ ध्यान रखना, सेकेंडरी वैलेंसी को, ये नंबर ऑफ लिगैंड सेटिस्फाई करते हैं। और लिगैंड्स आपके नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमारा क्लियर हो चुका है। आइए हम और थोड़ा सा आगे हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में है कि इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन, है ना। डॉटेड लाइन से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें सॉलिड लाइन चाहिए होता है। तो हम लोगों ने क्या क्या समझा अभी तक? हम लोगों ने समझा कि वर्नर थ्योरी के अंदर दो तरह की वैलेंसीज होती हैं। एक होता है प्राइमरी वैलेंसी जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ठीक है। एक होता है हमारा सेकेंडरी वैलेंसी जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। जो सेकेंडरी वैलेंसी होता है उसको हम सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो प्राइमरी वैलेंसी होता है उसको हम लोग डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी चीज़ है कि ये सेटिस्फाइड किससे होता है? ये सेटिस्फाइड होता है निगेटिव स्पीशीज से, ठीक है। चाहे वो स्पीशीज हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर का पार्ट हो, चाहे वो हमारा आयोनाइजेशन स्फीयर का पार्ट हो। आइदर इट इज़ इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर और इट इज़ इन आयोनाइजेशन स्फीयर, ठीक है। लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी जो होता है आपका, जो सेकेंडरी वैलेंसी होता है, इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा, ये हमेशा वैसे स्पीशीज जो नेगेटिव हो, न्यूट्रल हो, ठीक है, न्यूट्रल हो या कोई भी हो, वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होने चाहिए, ठीक है। इसका जो भी कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वही सेकेंडरी वैलेंसी होता है। चलिए देखिए, अब हम बात कर रहे हैं रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन डायग्राम। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, मान लो आपने क्या किया, CO NH3 होल 6 और यहाँ पे ले लिया आपने Cl3, ठीक है। इसको अगर आप आयोनाइज करोगे या एक्वा सॉल्यूशन में आप देखोगे इसका, तो आपको यहाँ पे मिलेगा CONH3 होल 6 प्लस 3Cl माइनस, और यहाँ पे प्लस 3 हो गया, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए? टोटल आयंस चेक कीजिए, यहाँ पे 1 आयन मिला, 1 आयन मिला, और यहाँ पे 3 आयन मिला। तो टोटल आयन कितना हो गया? 1 + 3 दैट इज़ 4। चलिए, अब इसका हमें रिप्रेजेंटेशन दिखाना है, और वर्नर का डायग्राम जो होता है, और हमें दिखाना है प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी को उस डायग्राम में। तो सबसे पहले देखिए कि कोबाल्ट का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 6 होता है, ठीक है। 6 का मतलब क्या हो गया? 6 का मतलब यहाँ पे हो गया sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन या d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। इसका डायग्राम कैसे बनेगा? तो डायग्राम बनेगा, यहाँ पे कोबाल्ट ले लीजिए, यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर का 4 आपको यहाँ पे इक्वेटोरियल बॉन्ड लेना है, फिर यहाँ पे दोनों एक्सियल बॉन्ड लेना है 90 डिग्री पे। अब देखो, अब यहाँ इस कॉम्प्लेक्स के अंदर देखना, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर 6 लिगैंड्स है अमोनिया, इसे आपको प्लेस करना है। तो 6 अमोनिया को आपने प्लेस कर दिया, NH3 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 NH3, और आपने यहाँ पे प्लेस कर दिया NH3, ठीक है। इसको आप ऐसे मिला दो और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगा। तो ये देखो, ये जितने भी आपके सॉलिड लाइन दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं? सेकेंडरी वैलेंसीज हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी वैलेंसी कितना हो गया? तो यहाँ पे 6 हो जाता है। अब देखो, अब हमें क्या करना है कि आयनाइजेबल पार्ट जो है, ठीक है, यहाँ पे आयनाइजेबल पार्ट जो है सारा का सारा
सारा का सारा जो आयनाइजेबल पार्ट है वो प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि 3Cl माइनस है तो इसके ऊपर, इस कोबाल्ट के ऊपर +3 ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। इसका मतलब ये हो गया हमारा प्राइमरी वैलेंसी। तो प्राइमरी वैलेंसी को कभी भी रिप्रेजेंट करना हो इस कॉम्प्लेक्स के अंदर तो आप डॉटेड लाइन से दिखाइएगा। ठीक है, यहाँ पे डॉटेड लाइन से ऐसे दिखा दिया, यहाँ पे डॉटेड लाइन से ऐसे दिखा दिया, फिर यहाँ पे कहीं दिखा दिया, तो ऐसे दिखाइएगा। इससे ये पता चलता है कि ये जो क्लोरीन है वो डॉटेड लाइन से लगा है, डैट इज प्राइमरी वैलेंसी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, आपको याद रखना होगा। टोटल नंबर ऑफ आयंस मैंने आपको बताया कि जितने भी प्राइमरी वैलेंसीज हैं वो सारे Cl डॉटेड लाइन से हैं। ठीक है ना, वो आपका आयोनाइज कर जाएगा। चलिए, अब इसी मॉलिक्यूल को या इसी कॉम्प्लेक्स को हम दूसरे तरीके से लिखते हैं। ठीक है, देखिए अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। इस कॉम्प्लेक्स को पहला हमने आपको बताया CONH3 होल 6 Cl3 एक्वस मीडियम में जब हम ले जाते हैं यहाँ पे तो CONH3 होल 6 पावर 3+ और 3Cl माइनस, टोटल नंबर ऑफ आयंस यहाँ पे 4 हो गया। इसी मॉलिक्यूल को, इसी कॉम्प्लेक्स को दूसरे तरीके से लिखा जाए तो हो जाएगा CONH3 का होल 5 Cl, एक NH3 हमने कोऑर्डिनेशन के बाहर ले लिया। अब अंदर में एक Cl को लाते हैं तो अंदर में एक Cl लाएंगे तो बाहर में 2 Cl हो जाएगा। अब यहाँ देखिए अगेन यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना रहा, 6 ही रह गया। आपको कोऑर्डिनेशन नंबर डिस्टर्ब नहीं करना है, याद रखिएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर डिस्टर्ब नहीं करना है। अब यहाँ पे क्या हो गया कि जो नेगेटिव पार्ट है एक लिगैंड बन गया। ठीक है, एक कोऑर्डिनेशन के अंदर आ गया। इसका मतलब कि ये जो Cl है ना, ये प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है और बाहर में आपका Cl2 हो गया। तो अब सॉल्यूशन के अंदर 2 Cl माइनस आपका बाहर चला आएगा और एक आयन आपको यहाँ से मिल जाएगा। टोटल नंबर ऑफ आयंस 3 हो गए। फिर इसी कॉम्प्लेक्स को एक तरीके से और लिखते हैं, यहाँ पे एक क्लोरीन को और अंदर लाओ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CONH3 का होल 4 Cl2 है ना, और बाहर में Cl। तो अब आयनाइजेशन पार्ट में एक ही Cl है तो एक ही Cl बाहर जाएगा। टोटल कितने हो गए, 1 1 2 आयंस हो गए। ठीक है ना, 2 आयन आपको मिल रहा है। अब सारे के सारे Cl को अंदर ले लो, कोऑर्डिनेशन में ले लो, क्या हो जाएगा, अगेन कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे 3 लिगैंड अमोनिया का हो गया और 3 लिगैंड आपका Cl हो गया। तो 3 और 3 6 हो गया। तो कोई भी आयनाइजेशन पार्ट में प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए आयनाइजेबल पार्ट यहाँ पे नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये कोई भी आयन प्रोड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका जो एक्वस सॉल्यूशन होगा वो नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक होगा, यानी वो इलेक्ट्रोलाइट नहीं होगा, वो डिसोसिएट नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, नॉन कंडक्टर होगा। तो यहाँ पे अब सवाल यहाँ से ये पूछा जाता है, देखो कई तरह के सवाल यहाँ से फ्रेम किए जाते हैं। आपने स्ट्रक्चर बनाना सीख लिया, पहले वाले का स्ट्रक्चर आपने बना लिया। ठीक है, फर्स्ट वाले का स्ट्रक्चर आपने बनाया। अब मैं आपको बाकी का स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ। देखो अब बाकी का स्ट्रक्चर आप देखिए, फिर मैं आपको इसके आगे बात करूँगा। देखिए अब हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं। देखिए CONH3 होल 5 Cl, बाहर में हमारा Cl2 है। ठीक है, तो मैंने अभी आपको ये बताया कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, कोबाल्ट का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 6 हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 3 हो जाएगा। कैसे, आयनाइजेशन पार्ट में 2 Cl है तो 2 माइनस यहाँ पे 1 Cl अंदर में है तो 2 और 1 3 हो गया, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो कि ये जो आपका अंदर का Cl है वो सेकेंडरी वैलेंसी और प्राइमरी वैलेंसी दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, और यहाँ जो बाहर का आपका Cl2 है ना, ये सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो एक क्लोरीन तो हमारा दोनों का काम करेगा। तो देखो यहाँ पे हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन नंबर कोबाल्ट का 6 आया था और इसका अगर हाइब्रिडाइजेशन देखा जाए तो sp3 या D2sp3 हो जाएगा। ठीक है, D2sp3 हो जाएगा। तो कोबाल्ट यहाँ पे सभी आपको एक्सेल बॉन्ड यहाँ पे दिखाना है। देखो ये आपका इक्वेटोरियल हो गया सारा। ठीक है, और ये जो है आपका एक्सेल बॉन्ड है। तो सारे इक्वेटोरियल पे हमने क्या किया, NH3 को प्लेस कर दिया। देखो सारे NH3 प्लेस हो गए। एक Cl है तो एक Cl को हमने एक्सेल पे प्लेस कर दिया, दूसरा NH3 हमने एक्सेल पे प्लेस कर दिया। बाकी जो दोनों क्लोरीन है, ठीक है, ये आयनाइजेशन स्फेयर का पार्ट है। अब ये जो आयनाइजेशन स्फेयर का पार्ट है उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो चूंकि याद रखिएगा वो आयनाइजेबल पार्ट है, और ये जो आयनाइजेबल पार्ट है ये सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है। याद रखेंगे, ये सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा जो आयनाइजेशन पार्ट में रहेगा। और प्राइमरी वैलेंसी को कैसे दिखाते हैं, तो प्राइमरी वैलेंसी को डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। तो ये हो गया हमारा डॉटेड लाइन। यहाँ पे देखो 2 क्लोरीन है ना यहाँ पे, तो ये आपका डॉटेड लाइन से यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी को दिखा रहा है।
ठीक है। लेकिन एक जो क्लोरीन है ये प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए इस क्लोरीन को हम सॉलिड लाइन से भी दिखाते हैं और डैश लाइन से भी दिखाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आई थिंक कि आपको क्लियर हो गई होगी, है ना। तो कभी भी इस तरह का मिस्टेक आप नहीं कीजिएगा कि हम जो है एक ही सॉलिड लाइन पे सिर्फ सॉलिड लाइन ही होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर वो कोई भी नेगेटिव लिगेंड सॉलिड लाइन पे होगा तो ज़रूर वो प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर सकता है। दूसरा देखो NH3 CONH3 Cl2, बाहर में आपका एक Cl आ गया, तो Cl आयनाइजेबल पार्ट है, अंदर का Cl क्या होगा, ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को सेटिस्फाई करेगा। NH3 आपका 4 है, तो यहाँ पे सारे एक्सेल सारे हम इक्वेटोरियल बॉन्ड को यहाँ पे दिखाते हैं और 2 हमारा एक्सेल बॉन्ड है उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। NH3 4 हो गया ना, तो 1 2 3 4 NH3 हमने रिप्रेजेंट किया, 2 क्लोरीन को दिखाया, 1 क्लोरीन 2 क्लोरीन हो गया, और एक हमारा आयनाइजेबल पार्ट में क्लोरीन है, उसको हम कहीं भी यहाँ पे ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है। लेकिन सॉलिड लाइन के ऊपर सिर्फ उसी को दिखाइएगा जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को होगा, ठीक है। तो यहाँ पे Cl जो 2 तो Cl है ना, ये प्राइमरी सेकेंडरी दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे सॉलिड लाइन और डॉटेड लाइन दोनों हम दिखाते हैं, ठीक है। दोनों Cl को याद रखिएगा, ये दोनों Cl को डॉटेड लाइन और सॉलिड लाइन दोनों से दिखाते हैं ना, तो ये हमारा प्राइमरी सेकेंडरी दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तीसरा स्ट्रक्चर देखो CONH3 होल थ्राइस और Cl3 है, तो अगेन मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे कि यहाँ पे आयनाइजेबल पार्ट में कुछ भी नहीं है, कोई भी नेगेटिव स्पीशीज नहीं है, तो यहाँ जो Cl3 है ये प्राइमरी सेकेंडरी दोनों का काम करेगा। अब CONH3 का होल थ्राइस है, यहाँ पे देखो NH3 3 लगा दिया हमने। अब 3 क्लोरीन को और हमें प्लेस करना है, तो तीनों क्लोरीन को यहाँ पे हमने प्लेस किया, ठीक है। अब ये तीनों क्लोरीन को हम लोग प्राइमरी सेकेंडरी दोनों से रिप्रेजेंट करेंगे, तो प्राइमरी से हमने तो रिप्रेजेंट किया डॉटेड लाइन से, और ये हमारा वेज लाइन भी है, सॉलिड लाइन भी है, जिससे ये पता चल रहा है कि तीनों जो क्लोरीन है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर का पार्ट है। और कभी भी यहाँ पे रिप्रेजेंट मत कीजिएगा, यहाँ रिप्रेजेंट करने का मतलब है कि आयनाइजेबल पार्ट में कोई ना कोई स्पीशीज नेगेटिव स्पीशीज प्रेजेंट होता है, तो ऐसा रिप्रेजेंटेशन करने की गलती आप ना करें, इससे बचें, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हुआ। आप स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये चीज़ आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है। अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी पूछा जाता है। कॉम्पिटिशन्स में सवाल कैसे आते हैं मैं उसके बारे में बताता हूँ। देखिए कॉम्पिटिशन्स में सवाल कैसे आते हैं वो मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको। देखो, तो कॉम्पिटिशन्स में सवाल कुछ ऐसा होता है कि कभी कभी पूछ दिया जाता है कि बताओ कि ये जो पीपीटी फॉर्म कर रहा है आपका, जैसे ये हमारा कोई कॉम्प्लेक्स हो गया, इस अननोन कॉम्प्लेक्स के अंदर हमने कोई रिएजेंट डाल दिया और एक पर्टिकुलर एक कलर का पीपीटी बन रहा है, तो आपसे यहाँ पे ये पूछेगा कि हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स आर मोल्स हम लोग डालेंगे उस अननोन सॉल्यूशन के अंदर, है ना, कितने मोल्स डालेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर सवाल एक होता है। पहला सवाल जो होता है आपको नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर पूछा जाता है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स हम डालते हैं। दूसरा, टाइप ऑफ रिएजेंट हम क्या डालते हैं, टाइप्स ऑफ रिएजेंट, ठीक है, तो कौन से रिएजेंट हम डालेंगे कि इस कलर का पीपीटी हमें मिलता है। तो एक तो हमें टाइप्स ऑफ रिएजेंट हमें देखना है। दूसरी चीज़ है कि पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स के लिए कोई खास रिएजेंट ही हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे हमें क्लोराइड आयन का टेस्ट करना है। सपोज करिए कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन में हमें क्लोराइड का टेस्ट करना है, ठीक है, अननोन सॉल्यूशन है। तो क्लोराइड को टेस्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो देखो जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, देखो हमें हलाइड को टेस्ट करना है, ठीक ना। हलाइड में आपका क्लोराइड भी हो सकता है, आयोडाइड भी हो सकता है, ब्रोमाइड भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो हमारे पास क्या है कि एक अननोन सॉल्यूशन हमने लिया और उस सॉल्यूशन में हमने AgNO3 को एडअप किया, ठीक है। यहाँ से आपको पोर करना है। तो जैसे ही AgNO3 को आपने एडअप किया तो यहाँ पे इस सॉल्यूशन के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा फिनोमिनन होता है, ऐसा वो कलर शो करता है या कोई पीपीटी बनता है जिसके बेस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कोई यूनिक जो है पीपीटी बन रहा है या यूनिक आपका आयन का टेस्ट मिल रहा है, ठीक है। जैसे हम हलाइड का टेस्ट करना चाहते हैं तो हमें पता चल जाएगा उस कलर को देख के, उस पीपीटी के कलर को देख के या सॉल्यूशन के कलर को देख के कि ये मोस्ट प्रोबेबली कि यहाँ पे इस सॉल्यूशन के अंदर वो पर्टिकुलर हलाइड होगा। जैसे मान लो कि आपने यहाँ पे AgNO3 डाला, आपने यहाँ पे एक अननोन सॉल्यूशन लिया और अननोन सॉल्यूशन लेने के बाद आपने देखा कि वाइट कलर का पीपीटी आपको मिल रहा है। तो आपको यह समझ जाना चाहिए कि वाइट कलर का अगर पीपीटी मिल रहा है तो ज़रूर यहाँ पे AgCl का पीपीटी होगा, क्योंकि हमने क्या लिया है, AgNO3 लिया है
और पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स में अगर वाइट कलर का पीपीटी मिल रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पे जरूर यहाँ पे हलाइड ही होगा कोई ना कोई, या क्लोराइड होगा। यहाँ पे क्लोराइड का टेस्ट हम कर रहे हैं, यानी कि क्लोराइड में AgCl बनेगा जिसका वाइट पीपीटी कलर होता है, ठीक है। तो ये हम टेस्ट कर सकते हैं। तो AgNO3 डालने से हमारे पास जो अननोन सॉल्यूशन होगा वहाँ पे हलाइड का टेस्ट हो जाएगा। बेसिकली अगर वाइट अगर कलर दे रहा है तो वो क्लोराइड का टेस्ट है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो AgNO3 हमने मिलाया, तो आयनाइजेबल पार्ट का जो आपका Cl होता है वो आपका AgNO3 के साथ कंबाइन करके AgCl बनाता है। तो कभी कभी ऐसा पूछा जाता है क्वेश्चन कि हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स आर टेकन, ठीक, टू कंप्लीट रिएक्शन और कंप्लीट पीपीटी फॉर्मेशन। तो आपके पास जो भी देखो AgNO3 का जो मोल होता है वो डिपेंड करता है कि आयनाइजेशन स्फीयर में कितने क्लोरीन प्रेजेंट है। तो अगर यहाँ पे आयनाइजेशन स्फीयर में 1 क्लोरीन होगा तो 1 मोल AgNO3 लेना होगा आपको, और ये वाइट पीपीटी देगा, ठीक है। अगर मान लो यहाँ आयनाइजेशन स्फीयर के अंदर 2 क्लोरीन प्रेजेंट होता तो 2 मोल ऑफ AgNO3 आपको लेना पड़ता, और वहाँ पे पीपीटी तो वाइट ही होगा। अगर 3 क्लोरीन रहता तो यहाँ पे आपको 3 मोल ऑफ AgNO3 लेना पड़ता है, ठीक है। देखिए दूसरा जो आपका टेस्ट है, अगर हमारा सोल्यूशन लाइट येलो कलर का पीपीटी दे रहा है तो हम समझ जाएंगे यहाँ पे ब्रोमाइड आयन का ये टेस्ट हो रहा है, यानी कि उस सोल्यूशन के अंदर कहीं ना कहीं ब्रोमाइड आयन प्रेजेंट होगा, यानी AgBr का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो AgNO3 ही लेना है। अगेन वहाँ पे AgBr एज अ लाइट येलो कलर का पीपीटी दे रहा है। अगर डार्क येलो कलर का दे रहा है, ठीक है, तो ये आपका देखो यहाँ पे मैंने कलर से भी दिखाया है, डार्क येलो है, और ये आपका जो लाइट येलो होता है ये दिखाया गया है ना, ये लाइट येलो है। तो डार्क येलो कलर का है, अगर हमारा सोल्यूशन में पीपीटी बन रहा है तो आप समझ लेना कि वहाँ पे आयोडाइड है, यानी कि AgI का टेस्ट हम कर रहे हैं, AgI का हमने टेस्ट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आयोडाइड आयन का टेस्ट हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो कलर के बेस पे भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रिएजेंट यूज करते हैं, ठीक है। रिएजेंट पर्टिकुलर रिएजेंट हम देते हैं वहाँ पे, जैसे हलाइड का टेस्ट करना है तो आप AgNO3 दीजिए, ठीक है। अगर मान लीजिए कि अगर आपको सल्फेट का टेस्ट करना है तो देखो नेक्स्ट में मैं आपको सल्फेट का बता रहा हूँ। अगर यहाँ पे आपको सल्फेट का टेस्ट करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको देना है बेरियम क्लोराइड। याद रखिएगा सल्फेट का टेस्ट करने के लिए हमें क्या देना है, बेरियम क्लोराइड रिएजेंट हमें यूज़ करना है, ठीक है। ये अननोन सॉल्यूशन है, इसमें बेरियम क्लोराइड दीजिए। आपके पास यहाँ पे बेरियम सल्फेट एज अ प्रिसिपिटेट फॉर्म करता है और ये वाइट कलर का होता है ना। तो जिस भी पर्टिकुलर रेडिकल का आपको टेस्ट करना है वो उसका हमें रिएजेंट लेना होता है। जैसे सल्फेट का टेस्ट करना है तो BaCl2 ले लीजिए, ठीक है ना। अननोन कलर में अगर वो वाइट कलर का पीपीटी दे रहा है तो ज़रूर वहाँ पे जो होगा सल्फेट आयन प्रेजेंट होगा, और सल्फेट आयन हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो एक तो क्वेश्चन इस बेस पे फ्रेम किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कलर, ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ रिएजेंट वी यूज़। दूसरा जो आपका क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है कि नंबर ऑफ मोल्स कितने लगेंगे। आपको पर्टिकुलर कोई भी एक कॉम्प्लेक्स दे देगा और आपको ये पूछेगा कि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल कितने, वाइट कलर का जो पीपीटी AgCl बन रहा है कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgNO3 हम लेंगे तो कितना नंबर ऑफ मोल बनेगा, ठीक है, AgCl का। तो एक तो क्वेश्चन इस तरह का फ्रेम होता है। दूसरा जो क्वेश्चन फ्रेम होता है वो कंडक्टिविटी के ऊपर होता है, ठीक है ना। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन को देखेंगे आप समझ जाएंगे कि जैसे अब यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। ये तो पता चल गया कि टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने सॉल्यूशन के अंदर आएंगे, तो वो हमें सारे कॉम्प्लेक्स को देख के यहाँ पता चल रहा है कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आयंस 4 हो जाएंगे, यहाँ पे 3 हो जाएंगे, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे कोई भी आयन फॉर्म नहीं करेगा। तो नंबर ऑफ आयंस के बेस पे हम यहाँ कह सकते हैं कि जो कंडक्टिविटी होता है वो नंबर ऑफ आयंस के ऊपर डिपेंड करता है। इसका मतलब यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो कंडक्टिविटी होता है, ध्यान रखिएगा, जो कंडक्टिविटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। जितने ज़्यादा आयंस प्रेजेंट होंगे सॉल्यूशन के अंदर उतना ही ज़्यादा कंडक्टिविटी होगा। तो हम क्या करते हैं, अगर हम इसको फर्स्ट मान लें, देखो ये हमारा फर्स्ट हो गया, इसमें 4 आयन फॉर्म कर रहा था, सेकंड वाले में 3 आयन फॉर्म कर रहा था, थर्ड वाले में 2 आयन फॉर्म कर रहा था, फोर्थ में कोई भी फॉर्म नहीं कर रहा था। तो अब हम कंडक्टिविटी चेक करना चाहते हैं, तो कंडक्टिविटी ऑर्डर किसका ज़्यादा हो जाएगा, सबसे ज़्यादा फर्स्ट का होगा, फिर सेकंड का, फिर थर्ड का, और फिर फोर्थ का हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ आयंस आपको ज़्यादा मिल रहा है। तो कंडक्टिविटी के बेस पे भी ध्यान रखिएगा सवाल पूछा जाता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो
इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ मैंने आपको कहा था कि नंबर ऑफ मोल्स के बेस पे भी सवाल आपसे पूछा जाता है। अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स के बेस पे सवाल कैसा पूछा जाता है उसको देखिए। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन में दे देगा कि आपको AgCl का दे देगा अमाउंट, यहाँ पे देखो AgCl दे दिया, और आपको पर्टिकुलर कोई कॉम्प्लेक्स दे देगा, मान लो इसमें से कोई भी कॉम्प्लेक्स दे दिया, जैसे आपने इस कॉम्प्लेक्स को लिया सपोज करो, ठीक है, तो आपको यहाँ पे दे देगा AgCl, ठीक है ना। तो आपसे यहाँ कहेगा कि कितने मोल्स AgNO3 के लगेंगे AgCl बनाने में, तो आपको यहाँ पे देख के बताना है कि आयनाइजेशन स्फीयर के अंदर तो एक ही Cl है, तो यहाँ पे एक ही मोल आपका AgNO3 का लगेगा और AgCl का वाइट PPT बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ पे जैसे देखिए इस वाले क्वेश्चन में देखो, मान लो ये क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे 2 Cl है ना, तो कितने मोल ऑफ AgCl का फॉर्मेशन होगा, तो याद रखिएगा 2 मोल हमें AgNO3 का लेना होगा। क्यों? क्योंकि Ag का वैलेंसी 1 होता है, तो 2 मोल लेना होगा, तभी जाके आपको 2 मोल ऑफ AgCl का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। फिर यहाँ देखिए फर्स्ट वाले में कितना होगा, 3 क्लोरीन है आयनाइजेशन स्फीयर के अंदर, क्योंकि यही आपका आयनाइज करेगा, तो यहाँ पे AgNO3 3 मोल लेना होगा, जिससे कि हमारे पास 3 मोल ऑफ AgCl का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, दैट इज़ वाइट कलर का PPT बनेगा। तो एक हमारा इस तरह का क्वेश्चन को फ्रेम किया जाता है। तो इस चीज़ को मैंने बहुत ही डिटेल आपको समझा दिया कि वर्नर थ्योरी में क्या कहा गया। वर्नर थ्योरी एक बार फिर से समझ लीजिए कि वर्नर थ्योरी जो होता है इसके अंदर सेंट्रल मेटल एटम का 2 तरह के वैलेंसी को डिफाइन किया गया है, ठीक है। पहला होता है प्राइमरी वैलेंसी, दूसरा होता है सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है सेंट्रल मेटल एटम का वो होता है, और सेकेंडरी वैलेंसी क्या मैंने बताया, सेकेंडरी वैलेंसी मैंने बताया आपको कि जो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। पहली चीज़, प्राइमरी वैलेंसी नेगेटिव आयंस के द्वारा सेटिस्फाई होता है, ये नेगेटिव आयन चाहे आयनाइजेशन स्फीयर में हो या कोऑर्डिनेशन स्फीयर में हो, ठीक है। दूसरी चीज़, सेकेंडरी वैलेंसी में नेगेटिव आयंस भी सेटिस्फाई करेगा, सेकेंडरी वैलेंसी को पॉजिटिव आयन भी करेगा, न्यूट्रल भी करेगा, है ना, और सभी के सभी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होने चाहिए, ठीक है। तो ये आपका सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा। फिर मैंने आपको बताया कि किस तरह के क्वेश्चंस को फ्रेम किए जाते हैं, तो मैंने आपको बोला कि नंबर ऑफ मोल्स आपको फाइंड करने के लिए दिया जा सकता है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स जो हैं पर्टिकुलर रिएजेंट के लगेंगे इतने मोल ऑफ PPT बनाने के लिए। कोई पर्टिकुलर आपको के कलर दे के आपको पूछ सकता है, मान लीजिए आपको बेरियम क्लोराइड आपको दे रहा है, ठीक है, और कह रहा है कि बेरियम क्लोराइड से कौन सा कलर का आपको PPT देगा और किसका टेस्ट होता है, तो आप बताएंगे सल्फेट आयन का टेस्ट होता है उस अननोन सॉल्यूशन में, और ये वाइट कलर का PPT देता है, ठीक है। हाँ, अगर मान लीजिए आपसे ये कह दे कि लाइट येलो कलर का PPT दे रहा है, कौन सा हाइलाइट है वो, तो आपको बताना है कि वहाँ पे ब्रोमाइड आयन है, ठीक है। अगर वाइट कलर का आपको PPT दे रहा है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे समझ जाना है कि AgNO3 क्लोराइड आयन का टेस्ट करने के लिए लेते हैं, और वहाँ पे हमें AgCl बनता है जिसमें वाइट कलर का PPT होता है। फिर मैंने आपको बताया कंडक्टिविटी, तो नंबर ऑफ आयंस के बेस पे आप देखोगे कंडक्टिविटी, आपको आयनाइजेशन स्फीयर में जो भी है उसको आयनाइज कीजिए, आयनाइज करने के बाद नंबर ऑफ आयंस देखिए कितने नंबर ऑफ आयंस हैं, उसके बेस पे आप बताएंगे कि हमारे पास क्या कंडक्टिविटी कितना होगा, यानी कि क्या कंडक्टिविटी होगा सॉल्यूशन में, ठीक है। या आयनिक मोबिलिटी अगर निकालना है तो याद रखिएगा जितना ज़्यादा आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर मोबिलिटी उतना कम हो जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। कॉन्सेंट्रेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोबिलिटी, है ना, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा मोबिलिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सब चीज़ आप सीख गए होंगे। वर्नर थ्योरी पे कोई भी क्वेश्चन आएगा आप बना लीजिएगा, चाहे आपका JEE मेंस का हो, नीट का हो, बिटसेट का हो, किसी भी लेवल के क्वेश्चन को आप यहाँ पे बना सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा आपको सीखना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी जितना जल्दी हो सके, क्योंकि लगातार हम लोग वीडियो को डाल रहे हैं आपके एजुकेशन में हेल्प करने के लिए। डिस्क्रिप्शन लिंक में आप यहाँ जाके ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे जाके ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मटेरियल सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।